हरिओम। स्वागत है आप सभी का आज के इस व्याख्यान में। हम सभी लोग लघु सिद्धांत कौमुदी के अजंत पुल्लिंग प्रकरण का अध्ययन कर रहे हैं, यानी ऐसे शब्दों को पढ़ रहे हैं जिन शब्दों के अंतिम वर्ण के रूप में स्वर वर्ण दिखाई पड़ता है और शब्द वह पुल्लिंग में रहता है। ठीक है, तो अजंत पुल्लिंग शब्दों में अब तक हमने अतिलक्ष्मी, अतिलक्ष्म्यौ, अतिलक्ष्म्यः इत्यादि सिद्ध किया था, है ना। इससे पहले वाले व्याख्यान में पपी शब्द को सिद्ध किया था। पपी शब्द के अतिरिक्त शब्द हमने बहुश्रेयसी कल के व्याख्यान में देखा। बहुश्रेयसी के साथ साथ अतिलक्ष्मी, ये दो शब्द कल देखे थे। ठीक है, अब उन्हीं से मिलता जुलता शब्द है प्रधी। ठीक, बहुश्रेयसी, अच्छा उससे पहले कुछ है। अतिलक्ष्मी को बताया शेषम, अतिलक्ष्मी में जो शेष बचे हुए हैं केवल एक ही रूप अलग बनेगा, बाकी सारा बहुश्रेयसी की तरह बनेगा। अतिलक्ष्मी में 7 शब्द ऐसे हैं जिनमें होते तो हैं वो स्त्रीलिंग, पर अंत में होता है उसमें भी ई, पर उसके बाद आने वाले सुप्रत्यय का लुक या लोप नहीं होता, सुप्रत्यय का लोप नहीं होता। ऐसे कौन से शब्द हैं? अवि, तंत्री, तरी, लक्ष्मी, धिरी, धी, ह्री और श्री। इतने 7 शब्द हैं जो 7 शब्द के बाद आने वाले सुप्रत्यय का लुक लोप नहीं होता, लुक नहीं, लोप नहीं होता। ठीक है, कैसे लोप हो जाता था? तो हल्न्याभ्यो दीर्घात श्रुतिस्य पृक्तम हल सूत्र हम पढ़े हैं। हलंत शब्द हो, यानी शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन दिखाई पड़ रहा हो, या शब्द का अंतिम वर्ण ई, उ, ई या आ दिखाई पड़ रहा हो, पर स्त्रीलिंग वाला ई आ, गीप गीस गीन प्रत्यय वाला ही हो तो ही, गीप गीस गीन प्रत्यय वाला नहीं है तो सु का लुक नहीं होगा। ज्ञाभ्यो दीर्घात, गी और आप प्रत्यय लगकर बने हुए शब्द होंगे तो ही सु का लोप होता है ना। तो अब देखिएगा, अतिलक्ष्मी इसलिए अलग बना, बाकी सारे रूप बहुश्रेयसी की तरह, जैसे बहुश्रेयस्यो बनाया था वैसे अतिलक्ष्म्यौ, इको यणचि कर लीजिएगा। बहुश्रेयस्यः की तरह अतिलक्ष्म्यः, बहुश्रेयसीम की तरह अतिलक्ष्मीम, बहुश्रेयस्यौ की तरह अतिलक्ष्म्यौ, इत्यादि इत्यादि बहुश्रेयसी शब्द की तरह बना लीजिएगा। जहां प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण दिखाई पड़ेगा वहां आपको इको यणचि लगा लेना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो अगला शब्द आया था प्रधी। कौन सा शब्द? जिसके बारे में कल चर्चा शुरू किए थे हम, प्रधी। ठीक है, तो प्रधी, ये शब्द मूलतः प्रधी बन जाता है। ये प्रधी शब्द जो बनता है ना, एक मिनट, थोड़ा सा यहां तक हो गया ना प्रधी। हाँ, ये देख लीजिए, प्रधी शब्द का तात्पर्य ये लिख लीजिए, प्रकृष्ट बुद्धि युक्त, प्रकृष्ट बुद्धि से जो युक्त है। ठीक है, इसलिए प्रकृष्ट बुद्धि से जो युक्त है वह प्रधी। अब जो प्रधी शब्द बना है यह वैसे धातु से बना है, ध्या धातु से बनता है, शायद ध्या धातु से, या धी धातु भी कोई है क्या, ध्ययी धातु होना चाहिए, उससे बनता है। तो प्र उपसर्ग है, उसमें धी है। यहां 2-3 सूत्र हमें समझना पड़ेगा, मूल रूप से 2 समझना ही पड़ेगा, तभी आप इसके रूप बना पाएंगे। पर पहले एक वचन तो आराम से बना ही लेते हैं, जो इनके नियम हमें पता है। प्रधी है, इसके बाद सुप्रत्यय लगा है, सुप्रत्यय में से बचता क्या है? स बचता है ना। उपदेशे जनुनासिक इत से ऊ की इत संज्ञा होती है, तस्य लोपा से लोप हो जाता है, प्रधी स। इस स्थिति में इसके बाद क्या होता है? प्रधीस बन गया पद, सुप्तिङन्तम पदम से वो पद संज्ञा होगी इसकी। पद का अंतिम वर्ण यदि स हो तो उसका ससजुषो रू से उसके स्थान पर रू हो जाता है, इसलिए रू हो जाएगा, क्योंकि पद के अंतिम वर्ण है स, तो रू हो जाएगा।
रू का बचेगा र, ऊ की उपदेश जनुनासी की सहित संज्ञा करने के बाद र बचेगा। वह जो र यानी रेप बचा है उसका उसके स्थान पर खरवसाने और विसर्जन यहां से विसर्ग हो जाएगा। तो इस तरह का रूप बन जाएगा, प्रधि बन जाएगा ना। अब प्रधि के बाद जब हम औ प्रत्यय लगाएंगे तभी से बवाल शुरू होगा। ठीक है, प्रत्यय कौन सा लगाएंगे? शब्द है प्रधि, प्रत्यय लगेगा, सु के बाद वाले किसकी बारी आएगी? औ। औ हो या औट हो। प्रधि में जो धी दिखाई पड़ रहा है ना, वह क्या होता है? वह धातु का स्वरूप है, विकृत स्वरूप है, धातु का स्वरूप है ना। तो कैसा है? अगर यहां भी अंत में ई दिखाई पड़ रहा है आपको, अंत में ई तो दिखाई पड़ रहा है प्रधि में भी, तो आपको बहुश्रेयसी इत्यादि की तरह ही इसका रूप लगेगा कि चल जाएगा, या पपी की तरह चल जाएगा। पर यह थोड़ा सा अलग होगा। क्यों? अतिलक्ष्मी से भी अलग होगा, क्योंकि अतिलक्ष्मी में खाली सु का लुक नहीं हुआ था, सु का लोप नहीं हुआ था, बाकी सारा काम तो पपी की तरह या बहुश्रेयसी की तरह हुआ था ना, बाकी सारा काम बहुश्रेयसी की तरह। पर प्रधि में ये सु का लोप नहीं हुआ, ये तो बात अतिलक्ष्मी के समान है, पर और सारे जगहों पर क्या होगा वो देखना है। सूत्र आ जाएगा ये अचिष्णु धातु भ्रुवाम यवोर यंग वंगौ। अची, अची का मतलब सीधे समझते होंगे आप, क्या मतलब होगा कि अच यानी स्वर। अच का तात्पर्य क्या होता है? स्वर। इसमें लगा हुआ है कौन सी विभक्ति? कौन सी विभक्ति लगी है? सप्तमी लगी है ना। तो सप्तमी का मतलब क्या होता है? पूर्व, यानी अच से पूर्व हो कुछ, अच से पूर्व के बारे में कुछ बात कर रहा है यह सूत्र, है ना। स्पष्ट है? तो अच से पूर्व में क्या हो? तीन चीजें बता रहे हैं। स्नु हो, या तो ये स्नु क्या है? यह आप जब धातु की प्रक्रिया को पढ़ेंगे, धातुओं का रूप सिद्ध करेंगे, तब आपको स्नु पढ़ने को मिलेगा स्वादिगण की धातुओं में, है ना। सुनोति इत्यादि धातुओं में, है ना। सुनोति, कृणोति इत्यादि में स्नु, वह नु जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वह स्नु है। और या तो कोई धातु हो, अच से पूर्व में या तो स्नु हो, अच से पूर्व में या तो धातु हो, या फिर भ्रू हो। आप कहेंगे भ्रू क्या होता है? भ्रू मतलब ये आईब्रो जिसको कहते हैं, है ना। आईब्रो जानते हैं, इसी को भ्रू कहा गया है, ये जो होता है। तो ये भ्रू जो है ये स्नु भी नहीं है और धातु भी नहीं है, इसलिए इसको अलग कहा गया। ठीक है, तो तीन ही प्रकार की लिस्ट दे रहे हैं, समझिएगा। अच्छा, यहां पर यवोर यंग वंगो जो टेढ़ा मेढ़ा लिखाई पड़ रहा है, इसको तोड़ के समझाएंगे। पर पहले खाली अच से पहले आना चाहिए। सूत्र से आप क्या समझे? अच से पहले आना चाहिए। क्या आना चाहिए? या तो स्नु आए, या तो धातु आए, या तो भ्रू आए। ठीक, स्नु में भी ऊ दिखाई पड़ रहा है, भ्रू में भी ऊ दिखाई पड़ रहा है ना। और किसी धातु में भी हो सकता है ऊ हो या ई हो, इन्हीं की बात चल रहा है, केवल ई और ऊ की बात चल रहा है। अब यवोर यंग वंगो जो है ना, यवोर यंग वंगो, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ई है और ऊ है, जोड़िए क्या बन जाएगा? ई और ऊ जोड़िए क्या बना? इको यणची से इस ई के जगह पे यह हो जाएगा कि नहीं? हलंत। और यह में ऊ की मात्रा चढ़ गई तो बन गया यू, बना ना। पर ये यू दो है ना, ई और ऊ, इसलिए द्विवचन प्रयोग होगा, इसका द्विवचन का रूप बनेगा ना। इसके बाद दो वचन का प्रत्यय लगेगा, औ, औट, भ्याम, 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 ओस, ओस। मान लीजिए इसके बाद ओस प्रत्यय लगाते हैं। कौन सा प्रत्यय? षष्ठी का
ओस, ठीक है, यू ओस, यू में है उ, उसके बाद लगा है ओस, तो उ और ओस जुड़कर क्या हो जाएगा, ये उ के जगह पे भी इको अणचि से वह हो जाएगा, ठीक, य वो ओस। अब यह आधा है उसमें, वह भी आधा है उसमें, ओ जुड़ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, यह आधा लिखा वह आधा नहीं लिखा, पूरा लिख दिया, उसके पीछे ओ जोड़ दिया, इवोस, ठीक है, इवोस है, ठीक है। अब इसी इवोस को अच्छा थोड़ा सा अलग लिख देते हैं, देखिए ई के जगह पे हुआ है या ये है, ऊ के जगह पे हुआ वह ये है, और ओस प्रत्यय षष्ठी वाला लगा हुआ ये है, ठीक। तो षष्ठी विभक्ति का प्रत्यय लगा है, उससे पता क्या चलता है, षष्ठी स्थाने होगा, यानी ई और ऊ के स्थान पर, यह अर्थ समझ में आएगा। युवोस का मतलब क्या समझेंगे, ई और ऊ के स्थान पर, कैसे समझेंगे, क्योंकि इसमें ई और ऊ छिपा हुआ है और षष्ठी छिपी हुई है, तो षष्ठी का मतलब होता है के स्थान पर, किसके स्थान पर, ई और ऊ के स्थान पर, ठीक है। अब आपको दिक्कत क्या होगी भाई, स्नु में तो कभी ई दिखाई नहीं पड़ेगा, भ्रू में कभी ई दिखाई नहीं पड़ेगा, तो आपको समझ लेना है कि स्नु और भ्रू के ऊ के स्थान पर, और अगर धातु है कोई तो उसका ई ऊ दोनों हो चलेगा, क्योंकि धातु में तो ई भी अंत में मिल सकता है, ऊ भी अंत में मिल सकता है ना, जैसे हो सकता है ची धातु मिल जाए, हो सकता है भू धातु मिल जाए, है ना, तो धातु में दोनों तरह का मिल सकता है, पर स्नु और भ्रू तो केवल ऊ वाला ही मिलेगा। तो इवोस होगा क्या, इयंग उवंगऊ, इयंग उवंगऊ, देखिएगा एक मिनट, यह इयंग और उवंग, इयंग उवंग, यहां पर वैसे पाणिनि भगवान को एक सूत्र लगाना था, खुद का नियम खुद के सूत्र में नहीं लगाए हैं, गमो हर्षादचि गमन नित्यम, वो नियम यहां नहीं लगाए, इवंग उवंगऊ ऐसा करना चाहिए था ना, क्योंकि क्या है, गम है पहले ह्रस्व वर्ण, उसके बाद गम, उसके तुरंत बाद अच, तो डबल हो जाता है ना, गमो ह्रस्वाद द्वे, ऐसा हेमचंद्र ने कहा है, क्या खाली वो द्वित्व कर देते हैं, ह्रस्व के बाद गम आता हो तो उसको द्वित्व हो जाता है, ऐसा उन्होंने नियम शॉर्ट बना दिया। पाणिनि जी ने कहा गमो ह्रस्वादचि गमुण नित्यम, उन्होंने कहा गमो ह्रस्वाद द्वे, मतलब शॉर्ट में गमो ह्रस्वादचि द्वे, ऐसा अचि कहा है, ह्रस्वाद द्वे नहीं अचि द्वे। तो अब देखिए वो नियम नहीं लगा, मान लीजिए इयंग और उवंग, इयंग उवंग, किसके इयंग और उवंग हो जाएंगे, किसके स्थान पर होंगे, ई और ऊ के स्थान पर, ई और ऊ के स्थान पर क्या हो जाएंगे, इयंग और उवंग। अच्छा ये अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवोर इयंगो जो सूत्र है, इसको थोड़ा सा यहां समझाते हैं, ठीक, यहां समझाते हैं तो और अच्छे से समझेंगे। देखिए सूत्र अपने पास पुस्तक में देखिएगा, क्योंकि अब यहां नहीं दिख रहा है, या कहेंगे तो हम फिर से लिख देंगे यहां पर अच्छे से समझने के लिए। आज दो सूत्र अगर समझ गए तो वो दो सूत्र बहुत काम आएगा आगे, बहुत मतलब अनेक जगह पर काम आएगा। पहला सूत्र ये है अचि स्नु धातु भ्रुवाम वो रियंग वंगो, ये या है रियंग वंगो, ठीक है, पूरा आ गया है ना सूत्र, हाँ डब्बे में, ठीक है। अचिष्णु धातु नहीं आएगा तो थोड़ा सा इसको कह देंगे, तनी इधर खसक के आ जाओ भाई, कुछ छूटना मत, थोड़ा इधर, हाँ अब दिख रहा होगा सबको। अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंग वंगो हो गया। अचि का मतलब
आप क्या समझेंगे, थोड़ा दूसरा कलर से लिखेंगे इसको। अचि का तात्पर्य समझेंगे आप क्या, अच से पूर्व, यही तो समझेंगे ना अचि का तात्पर्य, है कि नहीं। अच से पूर्व, इसका मतलब क्या समझेंगे, स्नु धातु या भ्रू, उसी का तीनों का बहुवचन हो गया। स्नु हो या कोई धातु हो या तो भ्रू हो, तीन शब्द कह रहा है। अच से पूर्व में या तो स्नु दिखाई पड़ता हो, या अच से पूर्व में या तो धातु दिखाई पड़ता हो, अच से पूर्व में या तो भ्रू दिखाई पड़ता हो। इतना समझ गए। तो स्नु के, धातु के और भ्रू के यवोर यंग वंगौ हो जाता है। अब यवोर यंग वंगौ को समझने के लिए पहले यवोर तक जाते हैं हम, इस तक, ठीक। तो इसमें क्या छिपा हुआ है, ई उ ओस लगकर तब ये ओस बना है ना। ई और उ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, ई और उ जुड़कर यू बन गया। यू में जब ओस प्रत्यय जुड़ेगा षष्ठी वाला तो ये वोस है ना, उ के जगह पे इको एनर्जी से वह हो जाएगा, है ना। मान लीजिए यही ई के जगह पे यह हो गया आधा, उ के जगह पे आधा वह हो गया, ओस जुड़ गया, ये वोस, यही लिखा है। योस के बाद है यंग, क्या है, यंग। तो ये स को ससजो रू से रू होगा, यही रब रू होगा कि नहीं, ओस प्रत्यय के स को, उसी रू का र बचा रह जाएगा। यवोर यंग वंगो, यवोर यंग वंगो। र को विसर्ग नहीं हो पाएगा, क्यों, क्योंकि रेफ के स्थान पर विसर्ग तब होता है यदि उसके तुरंत बाद कोई वर्ण ना हो या तो उसके तुरंत बाद खर हो। तो यहां खर भी नहीं है, अवसान भी नहीं है, इसलिए उस रेफ के स्थान पर विसर्ग नहीं हो पाएगा, वह रेफ ई में जुड़ जाएगा, तो योर यंग वंगो बन जाएगा। अब योर यंग वंगो का तात्पर्य क्या होगा, इसको दो वर्ण बता रहे हैं। यो में क्या है, यो में कितना, कौन सी विभक्ति लगी है, षष्ठी, ओस षष्ठी लगी है ना। तो यो मतलब, यो का मतलब आप क्या समझेंगे, ई और उ, ठीक, के स्थान पर, इतना समझेंगे ना, वो उसका समझेंगे कि नहीं, षष्ठी विभक्ति के कारण होता क्या है, तो इयंग वंगौ, इसका मतलब क्या है वो यहां मैं लिख देता हूं, ठीक। इयंग वंगौ का क्या हो जाता है, यंग और वंग हो जाता है, मतलब समझ गए होंगे सूत्र का, इतना ही तात्पर्य, ठीक है। इसको संदर्भ लेते रहिएगा, यहां पर प्रधि है, उसके बाद प्रत्यय लगा है औ, ठीक है। अब प्रत्यय का पहला वर्ण अच है कि नहीं, अच से पूर्व में स्नु हो, स्नु तो नहीं है ना, धातु हो, ये धातु है, धातु है कि नहीं, भले ही धातु ध्ययी धातु था या ध्या धातु, ध्ययी है, ध्या बन जाता है, उसी ध्या का धी बन जाता है रूप, है ना। तो वह जो है धातु, धातु है कि नहीं, भ्रू भी नहीं है, स्नु और भ्रू तो नहीं है पर धातु है। अच से पूर्व में यदि धातु हो, ये देखिए अच से, अच है, उससे पूर्व में ये रहा धातु धी, है कि नहीं, तो उसके ई और उ के स्थान पर इयंग और उवंग हो जाता है। यानी तात्पर्य क्या समझेंगे, ई के स्थान पर इयंग और उ के स्थान पर उवंग, है कि नहीं। गीत है, इस कारण पूरा अंतिम वर्ण के ही स्थान पर होगा, सरल है। ई के स्थान पर इयंग, उ के स्थान पर उवंग। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, इसलिए मुझे इस तरह बताना पड़ा इसको। तो इस सूत्र ने क्या कहा कि ये धी में जो ई है, इस ई को हटा डालो, क्या कर दो, इस ई को हटाओ और इस ई जगह के जगह पे इयंग ले आओ। यही तो तात्पर्य समझे,
इतने तो निष्कर्ष समझे ना सभी अभी तक। हम फिर आ जाते हैं यहां पर सूत्र पर, ठीक है। और अब आपको बताते हैं यहां सूत्र से इसका तात्पर्य देखिएगा। स्नु प्रत्ययांत हो, स्नु प्रत्ययांत। अब स्नु क्या है वह आप जब स्वादिगण की धातुओं को पढ़ेंगे तब आप समझेंगे। स्वादिभ्य स्नु, ठीक है। सुनोति इत्यादि रूप बनता है, सुनोति, सुनुतः, सुनवंती इत्यादि में, है ना। तो वो वहां पर जब स्वादिगण की धातु, जब गण वाला प्रकरण शुरू होगा तब उसको समझा जाएगा। अभी कम से कम लगभग 18-19 सूत्र अजंत पुल्लिंग में ही बचे हैं, ये पूरा हो। फिर उसके बाद अजंत स्त्रीलिंग, अजंत नपुंसकलिंग, छोटे छोटे प्रकरण हैं, ज्यादा बड़े नहीं है। हाँ, हलंत पुल्लिंग बहुत बड़ा है। हलंत पुल्लिंग में लगभग 108 सूत्र हैं, लगभग 108 होंगे या 118 होंगे, देख लीजिएगा। हलंत पुल्लिंग बहुत ज्यादा है। तो फिर भी स्नु का मतलब क्या हो गया? स्नु प्रत्ययांत शब्द। स्नु प्रत्ययांत क्या होता? मान लीजिए एक सु धातु है और सु धातु के बाद जब हम टिप प्रत्यय लगाते हैं ना, तो स्वादिभ्य स्नु, बीच में स्नु जुड़ जाता है उसके। ये इसी स्नु की बात चल रही है। इसी स्नु में बचता है श की लशक को तद्धिते से इत संज्ञा होकर बचता है नु, है ना। तो सुनुति, ये नु को गुण हो जाता है सुनोति, सुनुता, सुनवंती, यही इसी तरह का रूप बनता है, ठीक है। ये बात समझ रहे हैं? तो इसी वाले स्नु की बात इस सूत्र में कही गई है। स्नु प्रत्ययांत जो हो, ठीक, और या फिर इवर्णांत उवर्णांत धातु हो। इवर्णांत उवर्णांत धातु क्यों? क्योंकि सूत्र में ये वो कहा गया है, ई और उ के स्थान पर ही ई अंग उंग करेगा। तो ई और उ का मतलब इवर्णांत उवर्णांत का ले लिया गया। जैसे मान लीजिए हम धातु लेते हैं इश, ठीक, उसके बाद प्रत्यय लगा लेते हैं मान लीजिए अंति, ठीक। अब प्रत्यय का तो पहला वर्ण अच है, तो ऐसा नहीं है कि धातु का ई है तो इस ई के स्थान पर ई अंग कर लो, क्योंकि सूत्र में कहा गया अची, यानी अच से तुरंत पूर्व में ई वर्ण या उ वर्ण आना चाहिए। अच से तुरंत पूर्व में ई या उ आना चाहिए। तो भू धातु है मान लीजिए तो चल जाएगा क्योंकि उ आ रहा है। जी धातु है तो मान लीजिए चल जाएगा, कहीं ऐसे प्रसंग में आ गया तो, है ना। आता नहीं है, आएगा तो देखा जाएगा। पर इश धातु है नहीं चलेगा क्योंकि है धातु का ई, पर अच से तुरंत पूर्व में नहीं है, प्रत्यय के अच से तुरंत पूर्व में नहीं है, ठीक है। तो ये बात समझ गए। इसीलिए इवर्णांत, इवर्ण और उवर्णांत दोनों कहा गया। तोड़िएगा इसको, देखिएगा, इसको तोड़ डाले, स्नु प्रत्ययांतस्य तक समझ जाएंगे। स्नु प्रत्ययांतस्य में स्य ले लीजिए, उसके बाद है इवर्ण, ठीक, और उसके बाद है उवर्ण। क्या है? उवर्ण। अब स्य और इवर्ण में आद गुणा से गुण हो जाएगा तो शे वर्ण हो गया, है ना, शे वर्ण, यहां तक हो गया। अब वर्ण और उवर्ण में आद गुणा से गुण हो जाएगा तो वर्णो वर्ण, वही लिखा है वर्णो वर्ण, है ना। इवर्ण और उवर्ण जिसके अंत में हो, इवर्ण उवर्ण अंतस्य, है कि नहीं। तो धातु कैसा होना चाहिए? मैंने बताया भाई, स्नु में तो उ ही अंत में आएगा, भ्रू में तो उ ही अंत में आएगा, पर धातु में इवर्ण और उवर्ण दोनों आ सकता है। इवर्ण उवर्णांतस्य धातु, पहले क्या कहा? स्नु प्रत्ययांत शब्द, ये हो गया। फिर धातु के लिए क्या कहा? धातु में ई और उ अंत में आने चाहिए, ऐसा धातु हो गया। और भ्रू इत्यस्य च, भ्रू इत्यस्य च, है ना, यही तो सूत्र से अर्थ समझ में आया था। और भ्रू का भी, यदि ये तीनों अंग हो तो, अंग हो यानी प्रत्यय से पहले आते हो तो, प्रत्यय के अंग होंगे तो प्रत्यय से पहले होंगे तो, है ना, तो उसको इयंग उवंग हो जाया करता है। इयंग उवंग स्तः, इयंग उवंग स्तः अजादौ, स्तः अजादौ प्रत्यय परे। अजादौ मतलब प्रत्यय का पहला वर्ण अच होना चाहिए तभी होगा।
नहीं तो नहीं। ठीक है, समझ गए? तो उस नियम के आधार पर प्रधि और औ में प्रधि के ई के जगह पे इयंग होने लगा। इति प्राप्ते, ये प्राप्त हुआ कि नहीं? यह सूत्र लगने लगा, तभी इस सूत्र को रोकने के लिए इसके चच्चा जी आएंगे, कहेंगे एरने काचो ने संयोग पूर्वस्य, एरने काचो संयोग पूर्वस्य। यह उससे भी ज्यादा दिमाग लगाने वाला सूत्र है। तो पहले सूत्र को थोड़ा सा पचा लीजिएगा। इसमें कई पक्ष हैं और सभी पक्षों का मैं उदाहरण बोलूंगा तो आपको और विषय स्पष्ट होगा। ठीक है, कई पक्ष क्या क्या हैं? जो इसमें जो पक्ष है ना, कई पक्ष, वो पक्ष ये है कि एक तो प्रत्यय जो लगा हुआ है उसका पहला वर्ण अच होना चाहिए। दूसरी बात कि उस अच प्रत्यय का पहला वर्ण जो अच है उससे तुरंत पूर्व में स्नु हो, या धातु का ई उ हो, या तो भ्रू का उ हो। स्नु का उ हो, या धातु का ई उ हो, या फिर भ्रू का उ हो। तो उस ई उ के स्थान पर इयंग और उयंग हो जाया करता है। यह सरलता से समझ गए थे इसका तात्पर्य, है ना? पर अब एरने काचो संयोग पूर्वस्य में आपको कई बातें पिछली भी याद करनी पड़ेंगी और कई बातें समझनी पड़ेगी। पहले एरने काचो संयोग पूर्वस्य, इस सूत्र को तो समझ गए ना? ये अभी काम नहीं आया पर आएगा काम। इस प्रधि शब्द में काम नहीं आया पर आगे नी शब्द, सुश्री शब्द, श्री शब्द, स्त्री शब्द कई जगह हो सकता है काम में आए। ठीक है, जहां काम आएगा वहां बताया जाएगा। ठीक है, पर अब आ जाते एरने काचो संयोग पूर्वस्य। ये भी काचो है, पहले इसको पढ़ लेते हैं, फिर पाको को बाद में पढ़ेंगे, है ना? अब एर क्या है, इसको तोड़ डालें, पहले ऑपरेशन कर लेते हैं तभी समझ में आएगा, है ना? ये देखिए है ए, अनेकाच है और असंयोग पूर्वस्य। अनुवृत्ति इत्यादि बाद में देखिएगा, पहले इसमें जो तीन शब्द हैं इन तीनों शब्दों का मतलब समझ लीजिए। ये ए क्या है? क्या है ए? कोई तुक्का लगाएगा? अच्छा, ये सूत्र, इससे पहले वाला सूत्र ये वो की बात चल कर रहा था, ई और उ दोनों की बात कर रहा था। ये खाली ए है, केवल ई की बात कर रहा है। ठीक, ई शब्द का षष्ठी एक वचन का जब गस प्रत्यय लगाएंगे, अस, ई शब्द के बाद जब षष्ठी एक वचन का अस प्रत्यय या ngस प्रत्यय लगाएंगे कि नहीं? तो गित प्रत्यय है कि नहीं? ई इकारांत धातु शब्द है कि नहीं? घे संज्ञा होगी कि नहीं? घेर नीति से ई को गुण हो जाएगा तो ई बन जाएगा ए, जैसे हरि का हरे हो गया था, है ना? और ए के तुरंत बाद घसी और घस का आर आ रहा है, अ आ रहा है, तो घसी घसोश्च सूत्र से ए और अ में से पूर्व रूप होकर ए खाली बचेगा, एस। ठीक, और इस स के स्थान पर रुत्व विसर्ग कर लेंगे। जब रू कर लेंगे तो रू का र बचा है, वही है एर अनेकाचा, एर अनेकाचा, एर अनेकाचा। यहां तक पहुंच गए? तो ए का मतलब क्या हो गया? ई के स्थान पर। ऊपर वाला किसके स्थान पर कर रहा था? ई और उ दोनों के स्थान पर कर रहा था, यह केवल ई के स्थान पर काम करने आया। यानी ये प्रधि, लग रहा होगा आपको कि ये प्रधि से कुछ जरूर कनेक्ट रखता है क्योंकि उसमें ई दिखाई पड़ रहा है ना? यह काम क्या करेगा? किसके स्थान पर? ए यानी ई के स्थान पर वह ई जिसके अंत में आ रहा हो वह कैसा हो? अनेकाच हो। अब अनेकाच का मतलब क्या? अनेक अच वर्ण जिसमें हो। अनेक का मतलब तीन या तीन से ज्यादा मत लीजिएगा, एक न हो, एक से ज्यादा हो, यानी अनेक हो। अब प्रधि शब्द में आप देखिए, शब्द हम दे रहे हैं, कौन सा शब्द है? प, र, अ,
ध ई। कितना अच है? एक है कि अनेक? अ और ई दो है ना, यानी अनेक है, एक नहीं है यानी अनेक है। तो ये अनेकाच है कि नहीं? अनेकाच भी और ई भी है अंत में। तो एर अनेकाचों तक का अंश लग रहा है कि इसमें घटित हो रहा है, घटित हो रहा है कि नहीं? और वह जो ई है वह संयोग से पूर्व में न हो, यानी उससे पूर्व में संयोग ना हो, उससे पूर्व में संयोग ना हो। अब जैसे संयोग का मतलब क्या होता है मैं समझा देता हूं। जैसे एक शब्द है सुश्री, है ना? कौन सा शब्द है? अब भाई प्रधि और सुश्री में अंतर क्या है? प्रधि में प्र उपसर्ग है, सुश्री में सु उपसर्ग है। एक तो समानता उपसर्ग वाली दिखाई पड़ गई। प्रधि में धी धातु का अंश है, इसमें सुश्री में श्री धातु का अंश है कि नहीं? धातु का एक स्वरूप है। श्रय एक धातु है श्रयति जिसका रूप बनता है ना? तो अब देखिए श्रयति नहीं श्रयते, श्रयते रूप बनता है। तो श्री है धातु, पर यहां जो ई है उस ई से तुरंत पूर्व में श और र का संयोग है, तो यह संयोग पूर्वक है। पर प्रधि में कोई संयोग है ई से पूर्व में? नहीं। तो असंयोग पूर्वस्य, असंयोग उससे पूर्व में संयोग ना हो, तो उससे पूर्व में यह संयोग नहीं है। आप कहेंगे संयोग तो है प और र का। नहीं भाई, हम ई से पूर्व में बात कर रहे हैं। ई से पूर्व में केवल ध है, ई से पूर्व में संयोग नहीं है। ई से पूर्व में संयोग नहीं, ई से पूर्व में ध है केवल। यह जो संयोग है वो तो अ से पूर्व में है कि नहीं? असंयोग पूर्व भी हो गया। तीनों बातें समझ रहे हैं? समझ रहे हैं ना कि अंत में आना चाहिए ई, और वह जो शब्द है वह एक स्वर वर्ण वाला ना हो, अनेक स्वर वर्ण वाला हो। ठीक, अनेक स्वर वर्ण वाला हो, और उसमें उस ई से तुरंत पूर्व में संयोग न हो, असंयोग पूर्व हो। ठीक है, समझ रहे हैं? तो पुनः मैं एक बार बोल दूं, देखिए क्या कहा? ए है। अभी वृत्ति से भी बताऊंगा, वृत्ति से जब बताऊंगा तो थोड़ा सा कठिन लगेगा, पर बात वही आएगी। मैं सूत्र से भी जब बता रहा हूं, ए है मतलब ई के स्थान पर हो जाता है। क्या होता है? क्या होता है? जरा इसको निकालिएगा प्रसंग को। तो यहां पर पहले क्या होता है? यण की प्रसक्ति है, कहीं यण की अनुवृत्ति आ रही हो, इणो यण आ रहा है ना, उससे यण की बात आ रही। ठीक है, कितने नंबर पर है वो सूत्र? तुरंत पहले 81 नंबर पर सूत्र है ना। 81 नंबर पे कि 80 पे? 81 पे ही है, 6 4 81। तो ए का मतलब ई के स्थान पर क्या हो जाएगा? यण। क्या होगा? किसके स्थान पर होगा? ए यानी ई के स्थान पर। आप कहेंगे ई कमवा तो ई को यण चीज भी कर सकते थे, आराम से कर रहे थे, काहे सूत्र बनाने की आवश्यकता पड़ गई? अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवो रियंगवंगों को रोकने के लिए इस सूत्र की आवश्यकता पड़ी। ठीक है, तो जहां भी अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवो रियंगवंगों लगने लगेगा तो वहां आपको यह देखना है कि कहीं यह ई तो नहीं है, कहीं, क्योंकि अचिष्णु धातु भ्रुवाम युवो रियंगवंगों, और इसमें अंतर जो है वह अंतर गहराई से समझिएगा उस अंतर को। इन दोनों में अंतर यह है कि वह भी धातु की अपेक्षा रखता है, वह स्नु या धातु या भ्रू की अपेक्षा रखता है, यह केवल ई की अपेक्षा रखता है, यानी धातु की। धातु हो वह ई और उ कोई भी हो चल जाएगा उस सूत्र में। इस सूत्र में केवल ई ही होना चाहिए, ए है ना। वह एकाच हो चाहे अनेकाच हो, सभी परिस्थितियों में चलेगा, यह केवल अनेकाच में चलेगा। वह उससे पूर्व में संयोग हो चाहे संयोग ना हो, सभी परिस्थितियों में अचिष्णु धातु भ्रुवाम चलेगा। यह पूर्व में संयोग नहीं होना चाहिए तभी लगेगा। ठीक,
तो इतनी सारी बातें आप ध्यान रखिएगा कि धातु में अंत में आना चाहिए ई, और अची की अनुवृत्ति तो आएगी ही 77 नंबर सूत्र से, है ना, अचिष्णु धातु ब्रुवाम से। तो धातु का अंतिम वर्ण ई हो, उसके तुरंत बाद में अच हो, है कि नहीं, तुरंत बाद में प्रत्यय का पहला वर्ण क्या हो, अच हो। धातु का अंतिम वर्ण ई हो, प्रत्यय का पहला वर्ण अच हो, ठीक है। पर वह जो ई अंत में दिखाई पड़ रहा है धातु का अंतिम वर्ण, वह धातु अकेले एक अच वाला ना हो, अनेक स्वर वर्ण वाला हो, अनेक अच हो। अनेक मतलब एक से ज्यादा स्वर वर्ण वाला, एक ना हो यानी अनेक, ठीक। तो अब जो यहां दिखाई पड़ रहा है धी, केवल धातु को मत लीजिएगा, यहां शब्द को लीजिएगा, अंग की बात चल रही है, अंगत से। भाई प्रधि के बाद जब औ प्रत्यय लगा है तो अंग तो पूरा प्रधि है ना। तो इसमें कितने अच हैं, एक अच अनेक अच, अनेक हो गया ना, एक से ज्यादा हो तो अनेक, तो अनेक अच वाला होना चाहिए। और तीसरी बात क्या होनी चाहिए कि उस ई में, कि उस ई से तुरंत पूर्व में संयोग नहीं होना चाहिए, असंयोग पूर्व होना चाहिए। जैसे मैंने सुश्री शब्द दिखाया, यहां ई तो है, अनेकाच भी है, पर इस ई से तुरंत पहले संयोग है, श और रा का, श और रा का संयोग है कि नहीं। तो संयोग पूर्व में नहीं दिखाई पड़ना चाहिए। आप कहेंगे पर रा का संयोग है, तो वह पा और रा का संयोग यहां नहीं माना जाएगा, ई से तुरंत पहले के संयोग की बात चल रही है यहां, तो ई से तुरंत पहले संयोग नहीं है। यानी आपको अब पता चल गया कि यहां एर अनेकाचो संयोग पूर्व से लगने लगा है, लगेगा कि नहीं। जरा आप इसकी वृत्ति से समझिएगा, वृत्ति से थोड़ा ध्यान से देखिएगा। धात्वयव, धात्वयव समझिएगा, धात्वयव संयोग पूर्व। देखिए ये आप कहेंगे सूत्र में तो असंयोग पूर्व कहा था, यहां संयोग पूर्व कह रहा है ना। तो संयोग पूर्व न भवति कह रहे हैं ना, भवति थोड़े ना कह रहे हैं, असंयोग पूर्व भवति, यही तात्पर्य ले लीजिए। संयोग पूर्व न भवति है ना, तो असंयोग पूर्व की ही बात चल रही। तो धातु का अवयव रूपी संयोग न हुआ हो, जैसे श्री में था, श्री धातु था, तो धातु के अवयव में ही, धातु के अंग में ही संयोग था, है कि नहीं। तो धातु के अवयव यानी अवयव का मतलब क्या होता है, जैसे आप देख लीजिए श्री अवयवी है और इसमें शा देखिएगा, शा रा और ई इसके तीनों अवयव हैं, है ना। तो धातु के अवयव में ही संयोग ना हो, ठीक है, समझ रहे हैं। तो धातु के अवयव स्वरूप संयोग का संयोग पूर्वक नहीं है जो इवर्ण, न भवति या इवर्ण नहीं है जो इवर्ण, वही बात कह रहे हैं ना जो सूत्र में मैंने बताया कि ई होना चाहिए, उसके पूर्व में संयोग नहीं होना चाहिए। इन्होंने थोड़ा धात्वयव जोड़ के दिखा दिया थोड़ा सा, है ना, पर बात वही है क्योंकि धातु की ही बात चल रही है ना। तो धातु के अवयव में कोई संयोग पूर्व में ना दिखाई पड़ रहा हो, ऐसा जो इवर्ण है, ऐसा जो इवर्ण है, ये रहा, यहां धातु के अवयव में कोई संयोग तुरंत पूर्व में नहीं दिखाई पड़ रहा है, ऐसा ये इवर्ण है। तदंतो यो, उस ई अंत में आने वाला जो, वह ई अंत में आ रहा है जिसके ऐसा जो क्या है, प्रधि शब्द है, ऐसा प्रधि है कि नहीं। तदंतो यो क्या लिखा है आगे, अगले पेज में वो देखना पड़ेगा, अगले पेज में चलना पड़ेगा। धातु, उस ई अंत वाला जो धातु है, अब धी धातु है कि नहीं, ई अंत वाला जो धातु है, अभी देखिएगा फिर से इसको पूरा, मैं अभी धात्वयव संयोग पूर्वो न भवति इवर्ण तदंतो यो तक पिछले पेज में लिखा था, उसको मैं फिर से बोलता जाता हूं। क्या, एक मिनट, मैं यहां लेता हूं प प्र धी ले लेता हूं कि धातु के अवयव, धी धातु है मान लीजिए, यहां धी धातु का स्वरूप धी बचा हुआ है, ध्या था धी बन गया संप्रसारण इत्यादि होने के कारण। तो
ये जो धी है, यहां धातु का अवयव में कोई संयोग नहीं हुआ है ना। धातु अवयव संयोग पूर्वक नहीं है जो इवर्ण, ये रहा इवर्ण, है कि नहीं। उस इवर्णांत जो धातु है, तदंतो यो धातु, उस जिसमें जिसके अंत में आ रहा है वो धातु, धातु कौन हो गया, धी। धातु अभी तक यहां तक क्या समझे, धी की बात चल रही, पर वह धातु जिसके अंत में आ रही हो, वो धी धातु जिसके अंत में आ रही हो, ऐसा है प्रधि। अब पहुंच गए प्रधि तक, है ना। दो बार तदंत तदंत आ रहा है। पिछले पेज में भी तदंत था, इस पेज में भी तदंत है। सूत्र की वृत्ति में देखिए दो बार तदंत तदंत शब्द लिखा है। फिर से मैं वृत्ति का अर्थ समझ आ रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। वृत्ति का अर्थ इसको ऐसे लिख के बताता हूं, प र अ ध ई। धातु के अवयव में कोई संयोग इसके पूर्व में नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो धातु अवयव संयोग पूर्वो न भवति या इवर्ण, इवर्ण है कि नहीं। तदंतो यो धातु, वह ई जिसके अंत में आ रहा हो ऐसा जो धातु, तो धी धातु मान लीजिए यहां पर है। तदंतो यो धातु, ऐसा धी हो गया। तदंतः, वह धी जिसके अंत में आ रहा हो ऐसा जो अनेकाच अंग है, अनेक स्वर वर्ण वाला जो अंग है। अब अनेक स्वर वर्ण वाला यह अंग है कि नहीं। ऐसा जो अनेक स्वर वर्ण वाला जो अंग है, उस अनेक स्वर वर्ण वाले अंग के स्थान पर यण हो जाता है, अजादि प्रत्यय उसके पर में हो तो। यही भाव तो समझे, सूत्र में भी तो यही भाव समझाया था मैंने। उसके बाद यण हो जाता है यदि उसके तुरंत बाद अजादि प्रत्यय हो तो। अब देखिए इस प्रधि के बाद क्या था, प्रधि के बाद था औ। पहले अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंगों ने कहा ई के जगह पे इयंग कर डालो, लेकिन एर अनेकाचो संयोग पूर्वस्य ने क्या कहा, ये इवर्णांत धातु है, अनेकाच भी है यह शब्द, और इसमें तुरंत पूर्व में संयोग नहीं है, तो ऐसे धातु के ई के स्थान पर यण हो जाता है। अब यण होगा मतलब यवर वाला चारों होने लगेंगे, लेकिन ई का स्वर्ण स्थानांतरतमः के आधार पर ई के स्थान पर हो पाएगा यह, तो यह ई हट जाएगा, ई के स्थान पर क्या आ जाएगा, ध आधा हो गया, आ गया यह, बन जाएगा इस तरह का प्रध्यव, बन गया है कि नहीं। अच्छा ये वाला प्रध्यव, ठीक है, बन जाएगा प्रध्यव। अब इसके बाद प्रधि के बाद हम प्रत्यय लगाते हैं कौन सा, जस। सु के बाद औ खत्म हो गया, अब जस की बारी आई ना, जस में से बचता है अस, ठीक। अब यहां पर क्या हो जाएगा, पहले ई को यणचि जीयण करना चाहते थे, है कि नहीं, लेकिन उनको रोक करके वो प्रथम पूर्व सवर्णादि पूर्व सवर्ण करने लगे, है ना। प्रथम पूर्व सवर्ण आया, कहा कि इन दोनों के स्थान पर पूर्व सवर्ण दीर्घ कर दो, लेकिन तभी अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंगो आया, कहा कि प्रत्यय का पहला वर्ण अच हो, उसके पहले स्नु या धातु या भ्रू का इयंग उंग हो, ई उ हो, तो उसके स्थान पर इयंग उंग हो जाता है। ये धातु का ई दिखाई पड़ रहा है, इसके स्थान पर इयंग होने लगा अचिष्णु धातु भ्रुवाम के सूत्र के आधार पर। तभी एर के आचो संयोग पूर्व से ने कहा कि ई हो अंत में, अनेकाच हो वह, और उसके तुरंत पूर्व में संयोग न दिखाई पड़ रहा हो, तो ऐसे धातु ऐसे ई के स्थान पर यण हो जाता है, अजादि प्रत्यय उसके तुरंत बाद में हो तो इसके स्थान पर यण हो जाएगा, तो बनेगा क्या, ये धा आधा हो जाएगा, या में अस जुड़ जाएगा, प्रध्यस, स को ऋतु विसर्ग करके इस तरह वाला बना लीजिएगा, प्रध्या हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, मिटाते चले। अब इसके बाद बारी आई प्रधि अम। यहां पर अमी पूर्वा जी पूर्व रूप करने वाले थे, अमी पूर्वा जी पूर्व रूप करने वाले थे, लेकिन उनको रोक लिया। पहले कोई यणचि जी यण करने जा रहे थे, फिर उनको रोक करके अमी पूर्वा जी आए, पूर्व रूप करने लगे, है ना। उनको भी रोक कर अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंगो कहा कि इयंग कर डालो, और उसको भी रोक दिया एर अनेकाचो संयोग पूर्वस्य ने। एर अनेकाचो संयोग पूर्वस्य ने कहा कि ई के स्थान पर यण कर दो, तो यण कर दिया तो हो जाएगा प्रध्य अम।
बन जाएगा प्रध्यम। ठीक है, द्विवचन में आउट प्रत्यय लगाएंगे तो भी प्रध्यौ बन जाएगा। उसी तरह अब इसके बाद यहां प्रधीन नहीं बनेगा, क्यों? प्रथमेव पुरुष वर्ण लगने वाला रहेगा शस में, है ना। जैसे प्रधि है, शस है, शस में से बचेगा अस, तो भाई जैसे जस में प्रथमेव पुरुष वर्ण लगने वाला था उसको रोक लिया अचिष्णु धातु ने, वैसे शस में भी अचिष्णु धातु ब्रुवाम युवर यंग वंगो कहेगा कि नहीं भाई इसके स्थान पर इयंग कर डालो, लेकिन उसको भी रोक करके एरने काचो संयोग पूर्वक से यण कर देगा तो बन जाएगा क्या? प्रध्यस जोड़कर प्रध्या, वहां भी द्वितीय बहुवचन में भी बन जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो अब प्रत्यय का पहला वर्ण अगर स्वर वर्ण है तो प्रध्य हो जाएगा, और प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन है तो सीधे वैसे जोड़ डालो, है ना। जैसे प्रधि के बाद टा प्रत्यय था, टा, टा में से बचा था आ, तो इको यण, वो एरने का जो संयोग पूर्व से यण हो जाएगा ना। अचिष्णु धातु ब्रुवाम और यंग करने वाला था, लेकिन एरने का जो ने यण कर दिया तो प्रध्या बन जाएगा। फिर उसके बाद प्रधिभ्याम प्रधिभि इत्यादि बना लेंगे। प्रधि है भ्याम, जोड़िए प्रधिभ्याम, प्रधि है भिस है, जोड़िए प्रधिभिस, स को रुत्व विसर्ग कर लीजिए प्रधिभि। ठीक, प्रधि है गे है, कौन सा प्रत्यय है? गे। इसकी नदी संज्ञा नहीं है प्रधि की, प्रधि की नदी संज्ञा नहीं है। ये ऐसा शब्द नहीं है कि पहले स्त्रीलिंग में रहा करता था, नहीं, ये धातु है, धातु प्रत्यय लगने के बाद पुल्लिंग हुआ, तो इसकी नदी संज्ञा नहीं है, इसलिए ये प्रत्यय का जब ए रहेगा तो भी एरने काचो से यण हो जाएगा, बन जाएगा प्रध्यय। ठीक है, प्रध्य में ए जोड़ दीजिए, इको एरने काचो से यण कीजिएगा, इको यणची से नहीं, क्योंकि इको यणची को रोकने के लिए अचिष्णु धातु भ्रुवाम युभोर यंग वंगो आ जाएगा। इको यणची सबको रोकने के लिए क्यों आ जाएगा? क्योंकि इको यणची सभी प्रकार के इक में लगता है, कोई भी इक हो, किसी का भी हो, धातु का हो, आदेश का हो, प्रत्यय का हो, आगम का हो, कहीं का भी इक हो, उसके स्थान पर यण कर देता है यदि पर में अच हो तो। उसको रोक क्यों लेगा अचिष्णु धातु? क्योंकि अच पर में हो, यह भी बात कह रहा है, इको यणची भी अच पर में की बात कर रहा था, यह भी अच पर की बात कर रहा है, और वह किसी भी इक की बात कर रहा था, पर अचिष्णु धातु भ्रुवाम क्या कह रहा है? स्नु का इक होना चाहिए, धातु का इक होना चाहिए, इक भी नहीं, खाली ई और उ। ठीक, स्नु का या धातु का या भ्रू का, खाली तीनों प्रकार के शब्द को ले रहा है, तो ये इको यणची पर बलवान हो जाएगा, अपवाद हो जाएगा उसका। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? यहां पर अचिष्णु धातु से यंग होने लगेगा, उसको रोक करके एरने का जो संयोग पूर्वक से फिर से यण होगा। ठीक है, क्योंकि अचिष्णु धातु भ्रुवाम स्नु का, धातु का, भ्रू का, ई उ दोनों की अपेक्षा रखते हैं, यह केवल ई की अपेक्षा रखता है, और यह असंयोग पूर्व भी होना चाहिए, ऐसी कई बातें रखता है, कई शर्त रखता है। वो सारे शर्त जहां लगेंगे वहीं ये सूत्र लगेगा कि धातु का अंतिम वर्ण ई होना चाहिए, उसके तुरंत पूर्व में धातु के अवयव में कोई संयोग नहीं होना चाहिए, है ना, प्रत्यय का पहला वर्ण अच होना चाहिए, और वह जो शब्द है वह अनेकाच होना चाहिए, तब जाकर यण करेगा, है ना। कई बातें रहेंगी तभी तो वो घटित होगा, तो वो घटित होकर यण कर देगा, प्रध्यय बन जाएगा। प्रधिभ्याम प्रधिभ्या बना लेंगे आप, है ना। ngस प्रत्यय लगाएंगे तो ngस में भी बचेगा अस, है ना, तो वहां भी बन जाएगा प्रध्या, प्रध्य अस। यण करेंगे एरने काचो से, जोड़ लीजिएगा स को रुत्व विसर्ग करके प्रध्या, घसी में भी ngस में भी, है कि नहीं, घसी में भी प्रध्या बनेगा ना। और फिर उसके बाद गस में भी प्रध्या, 5 जगह पर प्रध्या बना प्रधि शब्द में। कैसे? प्रथमा बहुवचन, संबोधन बहुवचन, प्रथमा बहुवचन में भी, संबोधन बहुवचन में भी, और द्वितीय बहुवचन में भी, और पंचमी षष्ठी एक वचन में भी। चाहे जस लगाए अस बचा, चाहे शस लगाए अस बचा, चाहे ngस लगाए अस बचा, चाहे ngसी लगाए अस बचा,
जस तो दो जगह है ना, तो कोई भी अस बचा तो भाई एरणे काचो संयोग पूर्व से, अचिष्णु धातु भ्रुवाम पहले लगने लगेगा, उसको रोक करके एरणे काचो संयोग पूर्व से यण हो जाएगा। ठीक है, तो प्रध्या बन जाएगा। भ्याम और भ्यस में आप प्रथिभ्याम प्रथिभ्या बना लेंगे। हम आ जाते हैं ओस प्रत्यय में। ngस के बाद किसकी बारी आई? प्रधि ओस। ठीक है, ओस के कारण इस धा के बाद यह हो जाएगा, प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर है। अचिष्णु धातु भ्रुवाम इसको इयं करना चाहा, लेकिन एरणे काचो ने यण कर दिया। प्रध्योस, स को रुत्व विसर्ग कर लीजिएगा, प्रध्योह बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। अब फिर उसके बाद प्रधि के बाद आम। अब क्या होगा, यहां दिमाग लगाइए, यहां पर ह्रस्वनाद्यापो नुट लगेगा? नहीं लगेगा। सही बात। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ह्रस्वनाद्यापो नुट तब लगता है जब शब्द का अंतिम वर्ण या तो ह्रस्व हो, या तो शब्द नदी संज्ञक हो, या तो शब्द में आप प्रत्यय यानी टाप डाप चाप प्रत्यय लगा हुआ, तब तो ह्रस्वनाद्यापो लगता है ना। यह शब्द का अंतिम वर्ण ना तो ह्रस्व है, ना तो इसकी नदी संज्ञा हुई है, क्योंकि नदी संज्ञा ई उ अंत वाले स्त्रीलिंग शब्द की होती है, यूज त्याख्यो नदी, तो यह नदी संज्ञा भी नहीं है, और अंत में आप यानी चाप डाप टाप प्रत्यय लगा ही नहीं है, तो यहां ह्रस्वनाद्यापो नुट नहीं लग पाएगा, नुट आगम नहीं हो पाएगा, आम वही से आम ही बचा रह जाएगा, नाम नहीं हो पाएगा, है ना। तो अचिष्णु धातु भ्रुवाम लगने लग जाएगा, उसको रोक करके एरणे काचो और संयोग पूर्वज से लग करके ई को यह कर देगा, प्रध्याम, प्रध्याम बन जाएगा, कोई दिक्कत। और फिर उसके बाद जब प्रत्यय लगा गी, गी में से बचा क्या? ई, तो भी ऐसे जुड़ जाएगा, ई को हो जाएगा, प्रधि में जो ई है उसके स्थान पर एरणे काचो से यण हो जाएगा, ऐसा प्रध्य ई जोड़ लीजिए, इस तरह वाला बन जाएगा ना। और फिर उसके बाद ओस लगेगा तो प्रध्योह, सुप लगाएगा तो प्रधिशु, प्रधिशु मूर्धन्य हो जाएगा, आदेश प्रत्यय नियम लगकर। पहले ये सब नियम पढ़ चुके हैं, इसलिए कोई कठिनाई नहीं है। शेषम पपीवत, खाली कुछ ही शब्द लिखा। कौन कौन सा शब्द लिखा? प्रधि लिखा था, प्रध्यो लिखा, प्रध्या लिखा, प्रध्यम लिखा, प्रध्यो लिखा, प्रध्या लिखा, और फिर प्रध्य लिखा। खाली इतने शब्द अलग है, बाकी सब पपी की तरह। ठीक है, शेषम पपीवत, इतनी बात स्पष्ट है। एवं इसी तरह ग्रामणी शब्द है वो भी चलेगा, इसी तरह ग्रामणी शब्द है वह भी चलेगा। किसकी तरह? प्रधि की तरह। सुधि थोड़ा अलग रहेगा, सुधि प्रधि से अलग रहेगा। आप कहेंगे काहे? भाई सुधि में धी लगा है, प्रधि में भी धी लगा है, लेकिन सुधि थोड़ा अलग, प्रधि थोड़ा अलग। वहां नियम लग जाएगा न भू सुधियो, भू और सुधि को यण नहीं हो पाता। ठीक है, वहां रोकने के लिए नियम आ जाएगा न भू सुधियो, तो सुधि शब्द में वो निषेध हो जाता है ना। तो वो प्रधि से और सुधि थोड़ा अलग रहेगा, वो अभी आगे समझेंगे। पर अब आ गया है बारी किसकी? आई है बारी किसकी? ग्रामणी की। ग्रामणी की, ग्रामणी शब्द लीजिए इसी तरह, किसकी तरह? प्रधि की तरह। प्रधि में और ग्रामणी में कॉमन बात क्या है? ग्रामणी में अंत में जो णी दिखाई पड़ रहा वो नी मूलतः णी प्रापणे धातु है, उसकी णी काणी है। ठीक, णी धातु काणी है यहां, है ना। प्रधि में भी धी धातु था, है कि नहीं? तो दोनों में समानता है, समानता है कि नहीं? दिख रही है समानता। अब यहां क्या हुआ? ग्रामणी थोड़ा सा अलग, खाली एक ही रूप ग्रामणी का प्रधि से अलग रहेगा, बाकी सब प्रधि की तरह रहेगा। क्या एक रूप अलग होगा वह समझते हैं। पहले ग्रामणी के बाद सु लगाएंगे तो ग्रामणी ही बना लेंगे आप, बन जाएगा। ग्रामणी के बाद जब औ लगाएंगे तो औ लगाएंगे तो क्या होगा? पहले अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंगोंगो कहेगा, धातु का ई है तो ई अंकर डालो,
लेकिन एर नेकाचो संयोग पूर्वक से कहेगा कि भाई देखो, धातु के अवयव में तो संयोग नहीं है ना, धातु के अवयव में कोई संयोग नहीं है, ऐसा असंयोग पूर्वक जो इवर्ण है, तदंत जो धातु है, णी धातु, तदंत जो शब्द है ग्रामणी, उस ग्रामणी शब्द के अंतिम वर्ण के स्थान पर यण हो जाता है, आजादी प्रत्यय पर में हो जाएगा कि नहीं? एर नेकाचो संयोग पूर्वक से पहले की तरह लगेगा कि नहीं? तो सभी जगह ई के जगह पे यह हो जाएगा, ई के जगह पे यह हो जाएगा, ऐसा ग्रामण्य बन जाएगा। यदि प्रत्यय का पहला वर्ण आ है, स्वर वर्ण है, तो सभी जगह ईण हो जाएगा, है ना? सभी जगह अचिष्णु धातु लगेगा, उसको रोक करके एर नेकाचो आ जाएगा। तो ग्रामण्यो, ग्रामण्य, अस लगेगा तो ग्रामण्य, अम लगेगा तो ग्रामण्यम, लगेगा कि नहीं? यण हो जाएगा। आउट लगेगा तो ग्रामण्यौ, शस लगेगा तो ग्रामण्य, जैसे प्रध्या बनाया था वैसे ग्रामण्य। टा लगेगा तो ग्रामण्या, ये अण हो जाएगा, अच हो मतलब यण हो जाएगा, यह हो जाएगा। भ्याम लगेगा तो ग्रामणी भ्याम, भिस लगेगा ग्रामणी भिस, व्यामणी भी, साकुरुत्व विसर्ग कर लीजिए। गे लगेगा तो ग्रामण्य ए, ग्रामण्य हो जाएगा ना। और फिर उसके बाद भ्याम, ग्रामणी भ्याम, भ्यस, ग्रामणी भ्यः, ngसी और ngस, ये दोनों लगेगा, बचेगा अस, अस लगे बचेगा तो भी अचिष्णु धातु भ्रुआम लगने लगेगा, उसको रोक करके एर नेकाचो आएगा, है ना? तो वहां भी ग्रामण्य, ग्रामण्य, 5 जगह यहां भी ग्रामण्य बनेगा, संबोधन में भी और उसमें भी। अच्छा, अभी प्रधि का और इसका दोनों का संबोधन बताना बाकी है, एक वचन वाला, वो बता देते हैं अभी थोड़ा से। संबोधन में एक वचन में कभी कभी अलग होता है, कभी कभी एक जैसा ही होता है, यहां एक जैसा ही है। क्यों एक जैसा है वो भी बता देते हैं कारण। पर यहां क्या हुआ, ग्रामण्य गसी गस हो गया, भ्याम भ्यस भी हो जाएगा आसानी से, ग्रामणी भ्याम, ग्रामणी भ्या, ओस की बारी आई, ग्रामणी ओस, इको यणचि नहीं, एरे ने क्या संयोग पूर्वक से यण हो जाएगा, ग्रामण्योस, ग्रामण्यो रूप बन जाएगा। आम लगा तो ग्रामणी आम, एर ने का संयण कर लीजिएगा, ग्रामण्याम, ग्रामण्याम हो जाएगा। अब जब ग्रामणी के बाद गी प्रत्यय लगेगा, ग्रामणी के बाद गी प्रत्यय लगा, गी में से बचा ई, ठीक। यहां पर प्रधि शब्द में बन क्या गया था, इस तरह जुड़ गया था, वो एर नेकाचो संयण हो गया था। यहां एर नेकाचो संयण तो होगा ही, पर उससे पहले आप एक सूत्र पढ़ चुके हैं, वह सूत्र लगेगा, गे राम नद्याम नीभ्या, गे राम नद्याम नीभ्या, वह सूत्र पढ़ चुके हैं, मैं बता देता हूं। वह सूत्र कहता है गे आम, कब, नदी आप नीभ्या, ठीक। नदी के बाद, आप के बाद या नी के बाद, यह ग्रामणी में नी ही है, अणा हो गया है र के कारण, है मूलतः नी, है ना? मूलतः पहले अणी था, अणोना से ना हो गया था, वह नी है ना? उस ना को अटकुपांगनुम व्यवाय पे से फिर से ना हो गया, तो अटकुपांगनुम से नहीं होगा, प्राय संज्ञा होने के कारण या कुछ दूसरे नियम से होगा। तो अब देखिएगा यहां पर नदी आप नी, नदी के बाद, आप के बाद या नी के बाद अगर गी आता हो तो उसके स्थान पर आम हो जाता है ना? बहुश्रेयसी शब्द के बाद हमने नियम लगाया था, बहुश्रेयसी शब्द की सिद्धि में कल पढ़ा था शायद ना, गे राम नद्याम नीभ्या। तो गी के स्थान पर आम हो जाता है, क्या हो जाता है, गी के स्थान पर आम हो जाता है यदि वह गी प्रत्यय नदी संज्ञक शब्द के बाद आ रहा हो, यानी इकारांत उकारांत स्त्रीलिंग के बाद आ रहा हो, या तो आप प्रत्यय रमा लता बाला इत्यादि शब्द के बाद आ रहा हो, या तो नी शब्द के बाद आ रहा हो, तो गी के स्थान पर आम हो जाता है। तो हमने गी के स्थान पर क्या कर दिया, अब भाई षष्ठी बहुवचन में भी आम प्रत्यय था, यहां भी आम प्रत्यय है, तो षष्ठी बहुवचन में जैसे आपने ग्रामण्याम बनाया वैसे यहां भी ग्रामण्याम बन जाएगा। वही यहां लिखा है गौ तु ग्रामण्याम, गी प्रत्यय लगेगा तब तो ग्रामण्याम बनेगा। क्यों? क्योंकि पहले नियम आप पढ़ चुके हैं,
कौन सा? ये राम नद्याम निभ्य है, पढ़ चुके हैं ना, स्पष्ट है। अब इस सूत्र में एर अनेकाचों में जो 2-3 बातें कही गई हैं, उन 2-3 बातों के प्रतिपक्ष को समझ लेते हैं। एर अनेकाचो सूत्र में अनेकाचः क्यों कहा गया? अनेकाचः किम, अनेकाचः किम, भाई अनेकाचः क्यों कहा गया? अनेकाचः न कहते तो क्या नुकसान हो जाता? ये असंयोग पूर्वस्य कह देते, एर असंयोग पूर्वस्य, ऐसे सूत्र बना देते, है ना, तो क्या दिक्कत हो जाती? नी है ना। अब देख लीजिए, मान लीजिए धातु को क्या है शब्द? नी, खाली नी शब्द है, इवर्णांत है कि नहीं, और असंयोग पूर्वक भी है, तो यहां भी अण होने लग जाता। नी के बाद यदि औ प्रत्यय लगा हुआ होता तो अगर सूत्र में अनेकाचः न कहते तो यहां भी अण होने लग जाता, पर सूत्र में अनेकाचः कहा है, ये तो एक अच वाला है, एक आचा है, ये एक आच है, एक आचा नहीं, एक आच, एक अच वाला है ना, तो एकाच होने के कारण यहां एर अनेकाचो नहीं लगेगा, और ई के स्थान पर अचिष्णु धातु भ्रुवाम विभोर यंगों से ई के स्थान पर जब इयंग हो जाएगा तो नी जो था वह बन जाएगा नियंग, है ना। इसमें ग की हलंतिम से इत संज्ञा और अ की उपदेश जन्मराशि की से इत संज्ञा नियव, ठीक, नियव बनेगा, ठीक है, ये वाला नियव नियह, ठीक है, इतनी बात स्पष्ट है। तो अनेकाच कहने के कारण ही नी में नहीं हुआ, नी शब्द के बाद समझेंगे। और फिर इसके बाद असंयोग पूर्व से किम, असंयोग पूर्व में होना चाहिए, ऐसा क्यों कहा? यानी पूर्व में कोई संयोग नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों कहा? तो उदाहरण दे दिया सुश्रियो, जैसे कौन सा शब्द दिया? सुश्री शब्द, मैंने यही बताया था ना। देखिए, अगर असंयोग पूर्व से न कहते तो सूत्र क्या होता? एर अनेकाचः, खाली इतने सूत्र होता, एर अनेकाचः, अनेकाच होना चाहिए, इवर्णांत होना चाहिए। तो ये देख लीजिए, अनेक अच है कि नहीं, इसमें उ और ई दो एच है, अनेकाच है, इवर्णांत भी है, पर इसके पूर्व में, ई से पूर्व में संयोग है। अगर सूत्र में असंयोग पूर्व से न कहा गया होता तो यहां पर भी अण होने लग जाता, यहां पर भी अण होने लग जाता कि नहीं, पर सूत्र में असंयोग पूर्व से कहा गया है, यानी पूर्व में संयोग नहीं होना चाहिए, पूर्व में संयोग होगा तो यण नहीं होगा। देख लीजिए, पूर्व में संयोग है इसलिए यण नहीं हुआ, इयंग हो गया, तो सुश्रियौ बना। यह कैसे बनता है? सुश्रियौ यवक्रियौ, यवक्रियौ में देख लीजिए क्री है, क्री संयोग है का और रा का, ई से पूर्व में का और रा का संयोग है, तो यहां पर भी यवक्रियौ बना। तो अब नी शब्द, सुश्री शब्द और यवक्री शब्द, यह 3 शब्द हम देखेंगे तो यह सूत्र समाप्त हो जाएगा। नी शब्द, सुश्री और यवक्री, खाली आप नी शब्द को और यवक्री शब्द, सुश्री शब्द, तीनों शब्द एक जैसे चलेंगे, तीनों शब्द एक जैसे चलेंगे। और यदि जहां जहां हम यण करते आ रहे हैं एर अनेकाचो संयोग पूर्वस्य से, वहां वहां यण ना होकर अचिर सुनु धातु भ्रुवाम योर यंग वंगौ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नी अनेकाच नहीं है और यवक्री और सुश्री असंयोग पूर्व नहीं है, संयोग पूर्वक है, इसलिए यवक्री और सुश्री और नी शब्द में एर अनेकाचो संयोग पूर्व से नहीं लग पाएगा, अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंग वंगौ लग जाएगा, क्योंकि यवक्री में क्री धातु है, खरीदने बेचने अर्थ वाली, खरीदने अर्थ वाली, और सुश्री में श्री धातु है, श्री है ना, और नी में नी धातु है, अणीय प्रापणे, तीनों धातु वाले हैं। तो अचिष्णु धातु भ्रुवाम योर यंग वंगौ से ई के स्थान पर इयंग होगा सभी जगह। बाकी जहां प्रत्यय का पहला वर्ण व्यंजन है तो सीधे जोड़ दीजिए, नीभ्याम निभ्या, निभ्भी, नीसु, नीषु बनेगा। और प्रत्यय का पहला वर्ण स्वर वर्ण है तो नी को निय बना दीजिए, नियौ, नियः, नियम, नियौ, नियः, निया,
निये, नियः, नियः, नियाम, षष्ठी में भी, सप्तमी में भी नियाम, नियोह, ऐसे सब रूप बन जाएगा। ये होगा। वो कैसे होगा उसको अग्रिम व्याख्यान में और विस्तार से देख लेंगे। पर मैं समझता हूं कि ये दोनों सूत्र आप समझ गए होंगे। अचिष्णु धातु भ्रुवाम व्यूवर यंगोंगो और एरण एकाचो संयोग पूर्वस्य, दोनों का सारांश मैं एक शब्द में बोल देता हूं, एक वाक्य में, तो यह व्याख्यान फिर समाप्त करते हैं। अचिष्णु धातु भ्रुवाम व्यूवर यंगोंगो तब लगता है जब स्नु हो या धातु हो या भ्रू हो, उसका ई उ हो। स्नु धातु या भ्रू का ई उ हो, उसके तुरंत बाद प्रत्यय का पहला वर्ण अच हो, तो ई के स्थान पर इयंग, उ के स्थान पर उवंग होने लग जाता है। और एरन एकाचो संयोग पूर्व से तब लगता है जब धातु हो, धातु में संयोग ना हो, असंयोग पूर्वक इवर्ण हो, खाली इवर्ण की बात करता है, और वह धातु किसी के साथ समास होकर बनकर अनेक आच हो गया, जैसे एक स्वर वर्ण वाला ना हो, अनेक स्वर वर्ण वाला हो, तो एरन एकाचो से यण हो जाता है। ठीक है, चलेगा। तो आज के इस व्याख्यान को यही रोकते हैं। सभी लोग जुड़े रहे उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।